हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 4 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक होंगे उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बांके बिहारी टेम्पल के बारे में कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है। ओके, साथ ही देखेंगे कि जो ह्यूमन सेक्रीफाइस या फिर इंसानों की बलि जो दी जाती है उसके ऊपर कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या कानून बना रखे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें क्या प्रावधान कर रखे हैं। और साथ ही जो रेप्स सर्वाइवर होते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर 2 फिंगर टेस्ट भी किया जाता है मोस्टली, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट आई है अभी, तो ये सब इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत जो हमारी है आई थिंक सबसे अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, बांके बिहारी से। द यूपी गवर्नमेंट आस्क्ड द कोर्ट टू हैंड ओवर द बांके बिहारी टेम्पल टू द गवर्नमेंट ट्रस्ट टू डेवलप इट इनटू अ स्पेशल कॉरिडोर। कि जो यूपी गवर्नमेंट ने उसने कोर्ट से पूछा है या कोर्ट को कहा है कि हमको बांके बिहारी टेम्पल जो है उसका जो कामकाज है हमको हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रस्ट को वो हैंड ओवर कर दिया जाए ताकि हम उसको डेवलप करके एक स्पेशल कॉरिडोर के अंदर क्या तब्दील कर दें। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। करंटली द बांके बिहारी टेम्पल इज़ ओन्ड एंड मैनेज बाय हेरिडेटरी कम्युनिटी ऑफ सेवायत गोस्वामी प्राइस्ट। कि भाई जो ये टेम्पल है पहले पुराने समय से ही किसके द्वारा ओन किया गया है और किसके द्वारा मैनेज किया गया है, ये है जो प्राइस्ट की कम्युनिटी है सेवायत गोस्वामी, उनके द्वारा ही इसको आज तक चलाया जाता आ रहा है। ठीक है, इसकी पूरी देख रेख, इसका जो काम काज है वो सारा इन्हीं के द्वारा संभाला गया है। दे आर सरास्वत ब्राह्मण्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ स्वामी हरिदास। कि भाई ये किसके डिसेंडेंट है, स्वामी हरिदास के, और सरास्वत ब्राह्मण से हैं जिन्होंने इस टेम्पल को बनाया था 550 साल पहले। अब थोड़ा सा देखते हैं इस टेम्पल के बारे में। बांके बिहारी टेम्पल इज़ अ हिंदू टेम्पल, एक तरह का हिंदू टेम्पल है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वृंदावन टाउन में, जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की। ओके, द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू किसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल, ये है बांके बिहारी, हु इज़ बिलीव टू द कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा एंड कृष्णा। बांके बिहारी वॉज ओरिजिनली वर्शिप्ड एट निधिवान। निधिवान जो कि वृंदावन में कोई जगह है, वहाँ पे इनकी पूजा होती थी पहले, लेकिन बाद में इसको कहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया 1864 के अंदर। और जो आइडल्स थे, जो मूर्तियाँ थी बांके बिहारी की, वो जो निधिवन वन नाम से जो जगह थी वहाँ से मूव करके इसको नए टेम्पल के अंदर स्थापित कर दिया गया था। इसके अंदर जो राधा कृष्ण जी की जो यूनाइटेड मूर्ति है, ठीक है, वो एक त्रिभंगा पोस्चर के अंदर स्टैंड करती है, खड़ी हुई है। बांके मीन्स बेंट, ओके, बिहारी और विहारी मीन्स इंजॉयर। दिस इज़ हाउ कृष्णा हु इज़ बेंट इन 3 places गोट द नेम बांके बिहारी। वाइल अर्लियर स्वामी हरिदास, जो कि जिनके जो मतलब जिनके आगे के जो वंश है जो इस टेम्पल को चलाते आ रहे हैं, ओरिजिनली वर्शिप्ड दिस डिवोशनल इमेज अंडर द नेम ऑफ कुंज बिहारी। उन्होंने जब स्टार्टिंग में इसकी अर्चना वगैरह स्टार्ट करी थी, ठीक है, पूजा अर्चना स्टार्ट करी थी, तब किस नाम से इसको पूजा जाता था, कुंज बिहारी के नाम से। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डीएनए टेस्ट। ओके, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड टेस्ट इन द कोर्ट केसेस। कि भाई आजकल आपने देखा होगा सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ भी उनको ना मिले तो सबसे पहले किसकी तरफ भागते हैं कि हमको डीएनए टेस्ट करवाना है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है एक्यूरेट 101%। कि भाई कोई चीज़ साबित ना हो ना कि भाई ये किसका बच्चा है या फिर कुछ भी है, तो उस टाइम पे मोस्टली किया जाता है डीएनए टेस्ट। इससे रिलेटेड इशू क्या है, देखो, ग्रोइंग नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स आर आस्किंग फॉर डीएनए टेस्ट। कि भाई जो जितने भी लोग जहाँ कंप्लेंट लेके जाते हैं तो कई केसेस के अंदर वो क्या डिमांड करते हैं कि हमारा यहाँ पे डीएनए टेस्ट करवाया जाए। सच डिमांड्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लेबोरेटरी आर ग्रोइंग बाई अराउंड 20% एनुअली। कि भाई जो ये डिमांड्स है साल दर साल 20% की दर से ये बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, although 3000 और डीएनए टेस्ट परफॉर्म ईयरली बाय इंडियन लेबोरेटरी। कि भाई इंडियन लेबोरेटरी के द्वारा 3000 के लगभग हर साल डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। Compared to 70 other nations that rely on DNA technology, the spike in the demand of contradict worry about the privacy and probable data use। कि भाई इतनी डिमांड में अगर जो ये
हम डीएनए की टेस्टिंग कर रहे हैं, इससे एक खतरा और भी हो सकता है, वो है कि हमारी जो प्राइवेसी है, ठीक है, जो डेटा का रिजल्ट है, जो भी टेस्ट का रिजल्ट है वो भी लीक हो सकता है ना, उसको आगे बेचा भी जा सकता है। तो हर तरह की प्रॉब्लम हमको सामना करना पड़ सकता है। डीएनए टेस्ट ग्रे एरिया के अंदर फॉल करता है इन द परस्यूट ऑफ जस्टिस, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एमिनेंट नीड टू अनकवर द ट्रूथ, whether it be in the form of evidence in a criminal case or a claim of marital infidelity or proving paternity or the risk of slipping into self-incrimination and encroachment of individual privacy। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जितने भी कई केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस, जिनके अंदर क्या है, अगर कोई सच्चाई सामने ना आ रही हो कि भाई इसका मतलब कोई भी XYZ कोई केस है ना, तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्राइम हुआ है और वहाँ पे आपको कुछ किसी के बाल वगैरह मिल गए, है ना, कोई भी ब्लड मिल गया, तो वहाँ से क्या होता है, उस ब्लड को उठा लिया जाता है या फिर वो जो हेयर सैंपल उसको उठा लिया जाता है। बाद में उनकी क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक है, उनका डीएनए को मैच किया जाता है जितने भी एक्यूज़ होते हैं उनके साथ में। अगर वो मैच हो जाता है तो फिर हमको एक लीड मिल जाती है आगे बढ़ने की। तो इस तरह से डीएनए का जो टेस्ट है उसके बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, ठीक है। या फिर किसी की अगर क्या है कि भाई मान लो कोई बच्चे का क्लेम कर रहा है कि ये मेरा बच्चा है, और या फिर कोई लड़का कह रहा है कि ये मेरे फादर हैं या मदर हैं और वो मना कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। अगर भाई डीएनए मैच हो गया तो सीधी सी बात है ये उन्हीं का क्या है, बेटा है या बेटी है। This bring attention to the expanding use of technology for improving the process of injustice, but it also violates people's privacy। कि भाई देखो, जस्टिस तो लेके आती है ये, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसका हनन भी होता है। अगर मैं मान लो कि मैं नहीं चाहता कि मेरा डीएनए टेस्ट हो, लेकिन कोर्ट उसको अलाउ करते कि हाँ इसका पकड़ के करो भाई, तो एक तरह से ये मेरे भी क्या है ना, प्राइवेसी का हनन हो गया है ना, इस तरह से। और एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज दैट द बॉडीली ऑटोनॉमी, कि भाई जो शरीर की जो अपनी मर्जी है या फिर मेरी जो अपनी मर्जी है और जो मेरी प्राइवेसी है वो मेरा फंडामेंटल राइट है। अब डीएनए है क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है क्या? इट इज़ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो ये इतना सब आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ये बस मैं बता दे रहा हूँ आपको। डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उनकी जो लॉन्ग चेन होती है मोनोमर्स की, उसके अरेंजमेंट से ये बना होता है, ठीक है, और एक तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में मिलके बनता है। जैसे कि एक मिनट, मेरे पास दो पेन है नहीं, ठीक है, तो इस तरह का ये इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप देख सकते हो, इस ऐसा सा ही कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है। और किसने इसको डिस्कवर किया था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए को डिस्कवर किया था कि भाई ये एक तरह का डबल हेलिक्स पॉलीमर है। 1953 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग बींग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। आपने देखा होगा जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे माँ बाप से जितने हमारी जो ये क्या ना, हम कहते हैं कि बाप से ऐसी शक्ल मिलती है, माँ से ऐसी शक्ल मिलती है, या फिर जो हमारी हरकतें उनसे मिलती है, तो वो क्या है ना, जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फादर से उनके आगे की जितनी भी प्रोजनी होती है उनके अंदर क्या है ना, फादर मदर से उनके अंदर ट्रांसफॉर्म होती रहती है फ्रॉम किसकी हेल्प से, जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। और ये किस किस से बन के मिलता है, मतलब मिल के बनता है? एडिनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन्स में देखो, प्यूरिन्स के अंदर तो हो गया एडिनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन्स के अंदर हो गया साइटोसिन और थायमिन। इनके जो बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड्स की हेल्प से ये मिल के बनता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीएनए टेस्टिंग? कि भाई डीएनए टेस्टिंग से हमको क्या क्या फ़ायदे हैं? ये तो हमने देख ही लिया कि भाई जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं या फिर जो कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ बच्चे के पेरेंट्स कौन है, उसके अंदर भी ये इसका काफ़ी यूज़ होता है। व्हाट आर द प्रेसिडेंट्स सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द प्रीवियस केसेस? कि भाई प्रीवियस केसेस में डीएनए को लेके, डीएनए टेस्ट को लेके क्या कहा गया है कोर्ट के द्वारा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द ईयर शोज दैट जजेस कैन नॉट ऑर्डर जेनेटिक टेस्ट एज ए रिव्यूइंग इंक्वायरी। कि भाई ऐसे ही है ना, जजेस मतलब डायरेक्टली किसी भी केस के अंदर डीएनए का क्या है ना, डीएनए टेस्टिंग की
परमिशन नहीं अलाउ कर सकते। मतलब अगर आपके पास कोई और एविडेंस है, ठीक है, जो आपके केस को प्रूव कर सकता है कि भाई इस एविडेंस से ये केस है ना पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब आपको डीएनए की जो परमिशन है वो अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि भाई अगर आपके पास कोई और एविडेंस है, मटेरियल एविडेंस है एट द हैंड टू प्रूव द केस, तो उस टाइम पे आप है ना डीएनए टेस्ट की मांग नहीं कर सकते। ये था बनारसी दास केस 2005 का। Before ordering the genetic test, the court should consider the proportionality of legitimate aims. Court stated in अशोक कुमार जजमेंट 2021। फिर साथ ही साथ आता है हमारा जो एक फेमस केस है केएस पुत्तुस्वामी केस। ये किससे रिलेटेड था? ये था राइट टू लाइफ, है ना, और राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। तो आपने देखा ही होगा कि आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? वो है राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ, है ना। तो भाई अगर कोई मेरा डीएनए टेस्टिंग के लिए बोलेगा तो सीधी सी बात है, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ हो रहा है, तो मेरी प्राइवेसी का भी हनन हो रहा है, मेरी राइट टू लाइफ का भी हनन हो रहा है ना। तो इस वजह से कोर्ट है ना ऐसे ही डायरेक्टली किसी को अलाउ नहीं कर देता। अब बात करते हैं, अभी रिसेंट में एक केस हुआ था जहाँ पे 2 वुमेंस ने किसी इंसान की बलि दे दी थी केरला के अंदर। तो एक तरह से ये अभी भी ऐसे सीन होते हैं, ये देख के ही एक शौक सा लगता है इंसानों को। द मर्डर हैव बीन स्पार्क्ड अ डिबेट ओवर द प्रिवेलेंस ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ, ब्लैक मैजिक एंड विच क्राफ्ट इन इंडिया। कि भाई जो इस तरह की जो ये होती हैं हत्याएँ होती हैं जिसके अंदर इंसान की बलि दी जाती है, या फिर काला जादू हो गया, है ना, और ये विच क्राफ्ट ये भी एक तरह का काला जादू ही है। तो भाई इस चीज़ से है ना अभी भी देश के अंदर ऐसा कोई कानून तो है नहीं स्पेसिफिक कि इसको रोका जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ऐसा कानून लेके तो आई थी बट वो कभी पास नहीं हो पाया। What is superstition? Superstition. It is a belief related to the ignorance or fear characterized by the obsessive revenge or reverse for the supernatural. The term superstition has been taken from the Latin word superstitio, which indicates extreme fear of God, कि भाई भगवान से एक्सट्रीम लेवल पे डर जाना। ये किसी भी ऐसा देखो कोई भी इसका कंट्री से कोई लेना देना नहीं, ना किसी धर्म कल्चर कम्युनिटी किसी से भी लेना देना नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने के अंदर ऐसे काम और ऐसे कांड होते रहते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक भी आपने देखा होगा कि भाई इसके अंदर क्या करते हैं, विक्टिम के हेयर, कपड़े या फिर फ़ोटो, है ना, इन तरह की चीज़ों को लेके उनके ऊपर काला जादू किया जाता है, जिसे मतलब ऐसा वैसा कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा सरकारी बसेस, जितनी प्राइवेट बस या सरकारी बसें होती हैं या फिर रेलवे की जो बोगियाँ होती हैं उनमें पर्चे छपे होते हैं ना, वो बंगाली बाबा टाइप के, तो वो भी यही काम करते हैं। तो इन लोगों के है ना झलावे में कभी नहीं फंसना चाहिए, इनसे दूर रहा करो। आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता है ये फालतू की चीज़ों के अंदर पैर फंसाओगे तो नुकसान अपना ही होगा। लेकिन जो भी लोग यहाँ पे जाता है ना वो कभी खुद के नुकसान के लिए नहीं जाता, दूसरे के नुकसान के लिए जाता है। तो सीधी सी बात है, दूसरों से मतलब कम रखो, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखो, अपने फ्यूचर में ध्यान रखो। हाउ परवेसिव आर सुपरस्टिशियस किलिंग इन इंडिया, कि भाई इससे रिलेटेड इंडिया के अंदर कितनी किलिंग्स हुई हैं। 2021 की बात करें तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 6 डेथ ह्यूमन सेक्रीफाइस की वजह से हुई थी भाई, जिसमें इंसानों की बलि दी गई थी। और जो विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक कह लो उसकी वजह से 68 डेथ हुई थी, 68, जिसमें सबसे मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में 20, उसके बाद मध्य प्रदेश में 18, फिर तेलंगाना में कितनी 11 हुई थी। 2020 के अंदर बात करें तो इंडिया ने 88 डेथ ऐसी विच क्राफ्ट की वजह से हुई थी, जिसमें से 11 लोग मर गए थे ह्यूमन सेक्रीफाइस से। इससे रिलेटेड कितने लॉ हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। करंटली नो सेंट्रल लॉ तो कोई है ही नहीं इससे रिलेटेड। 2016 के अंदर लेके तो आने की कोशिश करी गई थी प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल, लेकिन वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस तो हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया। उसके बाद अगर वैसे देखा जाए तो सेक्शन 302, अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो वही सिंपल जो पहले होते थे वैसे ही वही कानून यहाँ पे आईपीसी के लगते हैं, ठीक है। सेक्शन 295A, ये क्या है कि भाई इस तरह की काला जादू या ऊट पटांग की जो हरकतें हैं ना इनको क्या करता है, डिस्करेज करता है। आर्टिकल 51A का H क्लोज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर,
ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि भाई इस तरह की हरकतों को हमको कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फिर बात करते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। ये भी एक तरह से क्या काम करता है कि जो ये उल्टी सीधी उटपटांग हरकतें हैं ना, उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। वैसे देखो, ये उल्टे सीधे काम चोरी चुपके होते हैं, इनका किसी को नहीं पता लगता। व्हाट आर द स्टेट स्पेसिफिक लॉ? बिहार की बात करें तो बिहार में भी ऐसा एक कानून लेके आया हुआ है बिहार खुद में, जिसमें क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 के अंदर ऐसा ये एक्ट लेके आए थे, जिसमें क्या था, प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट या फिर डायन। महाराष्ट्र की बात करें तो इन 2013 के अंदर महाराष्ट्र ने भी ऐसा ही एक एक्ट लेके आया था, महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन ईविल अघोरी प्रैक्टिस, की भाई ब्लैक मैजिक एक्ट, इस तरह की एक्ट्स को क्या करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए। कर्नाटका के अंदर भी सेम लेके आए थे, फिर केरला के अंदर भी, ठीक है। और आपने वो मूवी भी देखी होगी, ओस्त्री कलाना, है ना। तो बस ठीक है, वो मूवीज़ हैं, और ये रियल की हरकतें यहाँ पे लोग कर लेते हैं, पता नहीं कब अक्ल आएगी लोगों को। मतलब किसी को खुद के काम से, मतलब इन लोगों को इतनी फुर्सत है कि ये दूसरों के काम में टांग अड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। व्हाट इज़ द नीड फॉर द कंट्री वाइड एंटी सुपरस्टिशन एक्ट, कि भाई कंट्री वाइड ऐसे एक्ट्स की ज़रूरत क्या है। देखो, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है, लाइक राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 और राइट टू लाइफ 21। चलो, आर्टिकल 41 किससे रिलेटेड है मेरे को बताना, ठीक है, मुँह से तो निकल ही गया मेरे। सच एक्ट आल्सो वायलेट सेवरल प्रोविजन ऑफ द वेरियस इंटरनेशनल लेजिस्लेशन टू विच इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, कि भाई देखो, अगर हम ऐसे कानून नहीं लेके आएंगे जिससे ये चीज़ें ना रुकें, तो फिर क्या है ना, हमने जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है, जिनके हम सिग्नेटरी है, ठीक है, जिनको हमने साइन कर रखा है, एक तरह से फिर उनका उल्लंघन होगा, जिसमें क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर ऐसे कोई इंसानों की बलि देने लग गया तो ह्यूमन राइट्स का भी क्या है, हम एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। 1948 के अंदर हमने इसको साइन किया था। फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स 1966, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979, है ना। अभी बात करें तो देखो, केवल 8 स्टेट ऐसी है जिन्होंने ये कानून लेके आ रखी हैं भाई, विच हंटिंग लेजिस्लेशन टाइप के, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो भाई ऐसे ये वो स्टेट्स हैं जिन पे ऐसे कानून लागू हैं। अब बात करते हैं 2 फिंगर टेस्ट की। इस पे पहले भी जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने भी पहले टिप्पणी की थी कि भाई इस तरह की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, और अभी इंडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दोज कंडक्टिंग द 2 फिंगर टेस्ट ऑन एलिस्ड रेप विक्टिम्स विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट, कि भाई अगर कोई भी जो रेप विक्टिम्स हैं उनके ऊपर अगर किसी ने 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है, तो वो क्या ना, उसको गिल्टी माना जाएगा मिसकंडक्ट का, कि भाई ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आपने देखा होगा, देखो 2 फिंगर टेस्ट, ये क्या है ना, प्राइवेट पार्ट के अंदर 2 फिंगर्स है ना इंसर्ट करके टेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है ना, उस इंसान का रेप हुआ है या नहीं, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये है ना बिल्कुल से एक तरह से देखे तो बहुत ही नीच हरकत है, और ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किसने ऐसा रूल लेके आया, मेरे को तो ये भी नहीं समझ आता। About 2 finger test, a woman who have been sexually assaulted undergo a medical examination for ascertaining the health and medical needs, collection of evidence. The 2 finger test carried out by medical practitioner involves the examination of her vagina to check if she is habituated to sexual intercourse, कि भाई उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। द प्रैक्टिस इज़ अनसाइंटिफिक, सीधी सी बात है कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, अनसाइंटिफिक, एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, कि भाई इससे ऐसा कुछ प्रूफ भी नहीं होता कि भाई ऐसा गलत काम इसके साथ हुआ है या नहीं। मोरोवर सच इन्फॉर्मेशन हैज़ नो बियरिंग ऑन एन एलिगेशन ऑफ रेप। A handbook released by WHO on dealing with sexual assault victims says that there is no place for virginity test, ठीक है, कि भाई यहाँ पे
ये टू फिंगर टेस्ट का कोई काम नहीं है और ये कहीं से भी सही भी नहीं है, ठीक है। इसकी कोई साइंटिफिक वैलिडिटी भी नहीं है कि इससे कुछ पता लगता हो आपको। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की बात करें तो 2014 के अंदर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था जिसका टाइटल्स क्या था, गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स मेडिको लीगल केयर फॉर सर्वाइवर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कि, और ऊपर से इस गाइडलाइन में है ना टू फिंगर टेस्ट को बिल्कुल क्या कहा गया था कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये है ना, इन्होंने जो ये गाइडलाइंस जो दी थी ये लीगली बाइंडिंग नहीं की, ठीक है, कि भाई आप कर सकते हो। अगर ऐसी ऐसी हरकतें गवर्नमेंट भी करती है ना, इनको करनी तो नहीं चाहिए, इनको क्या है ना लीगली अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था आज की क्लास, बताइएगा कैसी रही। कोई भी इशू हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी, सबके लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी रिसेंटली टेलीग्राम के पेज पे कोई इशू हो गया था, तो थोड़े बहुत ही फॉलोवर थे ठीक है, वही ख़त्म हो गए। तो आप है ना फिर से एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।